CSC, आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। और उसी सीरीज में हमने इसका पहले का वीडियो देखा था जिसमें कि हमने देखा था कि संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, यानी कि 3 प्रकार का संविधान संशोधन किस तरीके से होता है वह भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आगे बढ़ाने के पहले CSC द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में साथ ही लाइक करके हमें नीचे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि महत्वपूर्ण है वह बता देती हूँ। इसके अलावा भी आप जो बाकी के हैं उनको एक बार रीडिंग मार ले ताकि आपको एक पता चले बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 15 में उपखंड 15(4) जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यों को शक्ति दी गई। अब इसमें क्या कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन को नहीं माना गया है। और वह किस प्रकार से है भी तो किस प्रकार से दिया गया है कि अगर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, उनको एक मेन फ्रंट में लाने के लिए जो हमारी बेसिक लाइन है, ठीक है, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइफ जी जाती है सम्मान पूर्वक, वहां तक लाने के लिए अगर जरूरत है तो फिर उस हिसाब से यानी कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में रिजर्वेशन दिया गया है ताकि इनको बढ़ावा मिले और एक ये फ्रंट लाइन में आकर अपनी लाइफ सम्मान पूर्वक जी सके। ठीक है, तो यह संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। साथ ही हम देखते हैं कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है, जैसे कि हमें 7 मूल अधिकार दिए गए संविधान में, उसमें से एक संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए पहले संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार, अभी फर्स्ट संविधान संशोधन है, हमने 44th आएगा जब संपत्ति का सॉरी जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन में क्या होता है कि जो आर्टिकल 31 है यानी कि 31, इसमें 2 नए खंड जोड़े जाते हैं और यह किससे रिलेटेड रहते हैं? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित। अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में, इसके 19 के 2 में, ठीक है, उपखंड 2 में संशोधन करके 19 एक का क, ठीक है, इसके उपखंड जो आर्टिकल 19 है उसका उपखंड 1 का उपखंड क में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर युक्त निर्बंधन लागू किए गए। तो हम जानते हैं जैसे कि आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक वैसे ही क्या किया गया है कि 19(1) के क में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कब रोक लगती है? जब विशेष जरूरत पड़ती है। ठीक है, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अगर अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो यह कहाँ संशोधन किया गया था? पहला संविधान संशोधन किया गया था आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 का 6, ठीक है, उपखंड 6, ठीक है, सब पार्ट 6 में संशोधन करके 19(1)(6), ठीक है, राज्य नागरिकों को व्यवसाय करने से पूर्णतः रोक सकता है और दूसरा किसी पद पर नियोजन के लिए उस पद की प्रकृति से संबंधित तकनीकी ज्ञान संबंधित अर्हता निर्धारित कर सकता है। ठीक है, राज्य नागरिकों को व्यवसाय करने से पूर्णतः रोक सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कोरोना काल में जो कि लॉकडाउन लगा दिया गया था और सारी जो बिजनेस रिलेटेड या हम बोल सकते हैं कि सारी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो यह राइट कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 19 के 1 के 6 में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा कौन सा है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यह कब होता है? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और यह क्यों स्थापित किया गया था? यह नाम से ही पता चल जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य का पुनर्गठन होगा, ठीक है। अभी हमें लेटेस्ट में आजादी मिली है 1947 में, और जैसा आजाद हुए थे हम, ठीक है, आजाद नहीं बोल सकते, ठीक है, आजादी ही मिली थी और पाकिस्तान हमसे सेपरेट हुआ था, लेकिन राज्यों को पुनर्गठित करना था, एक नए इंडिया का निर्माण होना था। इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ठीक है। तो यह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में होता है। आर्टिकल 19 में दिए गए पहले 3 अधिकारों भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार पर युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति राज्य को दे दी गई। जैसे कि हमें पता है, अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। उनमें से अब क्या होता है, विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा अगर कोई और स्वतंत्रता दी जानी है या फिर उनपे विशेष टाइम पर अगर कोई रोक लगानी है, तो यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 16th संविधान संशोधन 1963 में। इस पे क्या हुआ था कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन, अगर सिचुएशन ज्यादा ही क्रिटिकल है तो इन दोनों पर राज्य रोक लगा सकता है, ऐसी शक्ति दे दी गई। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञान में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि वे भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए वचनबद्ध होंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि अनुसूची है, उसमें से तीसरी अनुसूची, ठीक है, उसमें क्या होता है कि शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यह 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया है कि जो भी शपथ लेंगे वह भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए वचनबद्ध होंगे, ठीक है। तो यह था 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में करवा दिए हैं। इस वीडियो में केवल हम थियोरी पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखेंगे या फिर संविधान संशोधनों के बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। यह इम्पोर्टेंट है, जो भी मैंने लिस्ट में इंक्लूड किए हुए सारे इंपॉर्टेंट है, तो यह तो आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा भी जो बाकी है उनको आप 1-2 बार रीडिंग जरूर करें, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में सिंधी भाषा को शामिल कर दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए 8वीं अनुसूची में, जैसे कि हम सबको पता है कि कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस राजभाषा, ठीक है। और यह भाषाएं एक साथ नहीं, जैसे कि संविधान लागू हुआ एक साथ 22 भाषाएं नहीं थी। विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा क्या किया गया है कि विभिन्न भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सिंधी भाषा को कब इंक्लूड करते हैं? 1967 के 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। आर्टिकल 368 के 1 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने या निरीक्षण करने की शक्ति संसद के पास है। तो आर्टिकल 368 यह क्या है? संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है, और इसमें विभिन्न परिवर्तन या चेंजेस करने के लिए शक्ति किसको दी गई? संसद के पास है, ठीक है। आर्टिकल 368 का 2, ये सब पार्ट 2, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 368 के तहत पारित किए गए विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यह बाध्यता कब लागू की गई? तो यह आपके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा की गई। इसके पहले तक क्या था कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि आर्टिकल 368(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति पारित किए गए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर अब अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 25th संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 26th 1971। इसके बाद में 38th संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इन्हें एक बार आप बुक में रेफर जरूर करें, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा हम देखेंगे 38th, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1975।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में, ठीक है, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है। राष्ट्रपति जब सदन का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का समाधान अंतिम बनाया गया, अर्थात अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। हम देखते हैं कि संसद द्वारा जो भी नियम कानून लॉज बनाए जाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। और यह कब किया गया है? 1975 के 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद में आता है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में संसद के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इनके संबंध में जो भी लॉ बनाएंगे तो यह किसके द्वारा किया गया? 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन को शून्य घोषित हो जाने के बाद में उनके द्वारा अपने पदों पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और वह वर्तमान समय में अपनी पोस्ट पर कार्यरत है और अगर इस दौरान वह कुछ भी कार्य करते हैं लेकिन एक टाइम के बाद जब वो अपने पद पर नहीं रहते तो उसके बाद हम ब्लेम उन्हें नहीं कर सकते कि यह पर्टिकुलर कार्य आपने अपने पद पर रहते हुए किया, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति स्वतंत्र है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज 42nd, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और यह हमने देखा था इसके पहले के वीडियो में कि यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया संविधान संशोधन था, ठीक है। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव हुए। अब संविधान तो बना दिया गया था लेकिन हम उसे कॉन्क्रीट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब चीजें ग्राउंड लेवल पे आएगी, जीरो लेवल पे आएगी, जहां से स्टार्ट करनी है सारी चीजें, और जब वो इम्प्लीमेंट होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या फ्लॉज है, ठीक है, क्या करेक्शंस हैं जो और भी करने हैं। जब कोई भी लॉ, प्रोसीजर, एक्टिविटी या कुछ भी प्रोसीजर रहती है उसे अगर जब इम्प्लीमेंट करते हैं तभी उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों के बारे में पता चलता है। तो वह जो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए रहता है उसी के लिए संविधान संशोधन किए गए थे। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा है जिसमें कि भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए गए, ठीक है। इसीलिए इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को आप ईयर भी ध्यान रखें, ठीक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है। देखते हैं इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता। यह बात हम बहुत बार पढ़ चुके ऑलरेडी। अब तक आपको याद हो गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। कुछ नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए किसके द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और इसे लघु संविधान कहा जाता है। तो यह मान लेना कि मोस्टली बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, उद्योग आदि के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहेगा कि मालिक रहेगा और नौकर रहेंगे, नहीं, जो प्रबंधन होगा उसमें कामगारों की भी सहभागिता होगी। देश के पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण का आदर्श आदि, यह कहाँ इंक्लूड किए गए आपके नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के भाग 4 के तहत एक नया अनुच्छेद, हम देखते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग है, ठीक है। उसमें भाग 4 का सब पार्ट 4, ठीक है, उसमें भाग 4 के पार्ट क में, ए में, ठीक है, के तहत एक नया अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51 क या 51 ए जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए, ठीक है। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं दिए गए थे, यह बात आप ध्यान रखें। और मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत, ठीक है। और कौन से भाग में? भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 का क।
आपातकाल की स्थिति में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के समय अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, विधानसभाओं का समय नॉर्मली कितना होता है, 5 इयर्स होता है, लेकिन क्या बोला गया कि आपातकाल की स्थिति में यह कितना हो सकता है, 6 वर्ष हो सकता है। अनुच्छेद 352 एवं 356 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संपूर्ण देश के लिए एक साथ या देश के किसी भाग में आपात घोषणा जारी करने की शक्ति दी गई एवं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगे राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की शक्ति संसद को दी गई। ठीक है, तो आपात उपबंध से संबंधित शक्ति किसको दी गई, राष्ट्रपति को दी गई कि वह लागू कर सकता है आर्टिकल 352 एवं 356 के अंतर्गत। ठीक है, या तो पूरे देश में एक साथ या देश के किसी भाग में, ठीक है, आपात घोषणा की जारी करने की शक्ति किसे दी गई, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, और जो राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह थी उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया कि 6 माह और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 वर्ष। तो यह भी आप ध्यान रखें कि आपातकाल की स्थिति 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कब की गई, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अन्य प्रावधान है, सारे प्रावधान और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम में यहाँ वीडियोस में इंक्लूड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधनों की लिस्ट बनाई है जो कि आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा इनको आप बुक से भी पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उनको भी आप एक बार रीडिंग जरूर दें। नेक्स्ट 43 संविधान संशोधन अधिनियम 1977। अगेन नाउ द नेक्स्ट important constitutional amendment act is of 1978 and that is 44th constitutional amendment act यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19(1) का ठीक है एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसे एक नया अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया। तो सीधी सी बात यही है कि इसे हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर एक उसे विधिक अधिकार बनाया गया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 301 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और यह कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, यह बात तो आपने रट ही लेनी चाहिए या अभी तक आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यह आर्टिकल 74 का 1, 74 के 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर कोई विधेयक है जो लोकसभा से भी पारित है और राज्यसभा से भी पारित है और उसके बाद कोई भी विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, उसके बाद ही वह लॉ का यानी कि कानून का रूप ले पाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार यानी कि आप इसमें कुछ हुआ सजेशंस दे सकता है राष्ट्रपति, कुछ चेंजेस करना है या कुछ दूसरे तरीके से अगर विधेयक हो, ठीक है, कुछ चीजें इंक्लूड करना हो, कुछ चीजें हटानी हो उस विधेयक में, तो वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है सदन को। ठीक है, किसी भी सदन को, या तो दोनों सदन देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिर से लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति फिर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो यह किया गया था कब, आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार में से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बना दिया गया था। ठीक है, तो आपात स्थिति के संबंध में एक टर्म है आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। तो अब क्या होता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आंतरिक अशांति आने के, देश के अंदर अशांति फैलना, हम देखते हैं कि बहुत बार विद्रोह होने लगते हैं। ठीक है, लड़ने लगते हैं लोग आपस में। ठीक है, तो वह क्या होती है, आंतरिक अशांति, शांति नहीं, उग्रवादी हो जाना। ठीक है, सरकार के खिलाफ हो जाना, इनके नियम पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होने देना। ठीक है, तो यह क्या होता है कि आंतरिक अशांति। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और क्या
वर्ड ऐड किया गया या कौन से टर्म, तो वो है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अगर कोई सशस्त्र यानी कि कोई वेपन्स के साथ विद्रोह कर रहे हैं तो फिर उसे आपात संबंधी स्थिति में माना जाएगा। तो यह कब किया गया? 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 42nd एंड 44th ये दोनों संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, तो यह प्रावधान भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में आता है अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आता है 52nd। ठीक है, जो कि अभी आप जिससे देख चुके होंगे, जैसे अभी हमने देखा था पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद अभी राजस्थान की राज्य व्यवस्था में चल रहा है दल बदल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यह उसी से रिलेटेड है। संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल कर दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। तो संविधान में हम देखते हैं कि मूल रूप से 8 अनुसूची थी, फिर उसके बाद में 4 और बढ़ा देते हैं और कुल कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। ठीक है, तो जो 10th अनुसूची रहती है उसको शामिल किया जाता है संविधान में, और वह किससे संबंधित रहती है? दल बदल से, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना। और अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो फिर क्या क्या उपबंध अप्लाई होते हैं? ठीक है, इम्प्लीमेंट होते हैं, सदस्यता रहती है या सदस्यता समाप्त हो जाती है, किस स्थिति में उपचुनाव होते हैं, वह सब कहाँ दिया गया है? तो आपके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। ठीक है, इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। दोनों स्थिति, संसद और राज्य विधानमंडल, यह दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सदस्यता कब समाप्त हो जाएगी? अगर कोई विधायक या कोई सांसद अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है, जिस दल से वह इलेक्ट होकर आया है अगर उसे छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता किन परिस्थितियों में समाप्त मानी जाएगी? यदि वह स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दे, ठीक है, तो उसकी वह सदस्य नहीं रहेगा अपने दल से, अगर वो खुद रेजिग्नेशन दे रहा है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यदि वह जो निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यदि वह सदन में अपने दल के ठीक है, तो सदस्यता नहीं रहती है। अगर कोई निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा, जीत जाता है, इसके बाद में क्या होता है कि वह जीतने के बाद, ठीक है, किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और यदि वह सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, ठीक है, या मतदान में भाग नहीं लेता है, हम देखते हैं कि बहुत बार शक्ति परीक्षण होता है जो पार्टी इन पावर रहती है, ठीक है, उसका। तो अगर तब पार्टी निर्देश देती है कि जो भी पार्टी के सांसद या विधायक है वो पार्टी के फेवर में ही वोटिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई विधायक या सांसद अगर नहीं करे, विरुद्ध मतदान कर दे, तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, या मतदान में भाग नहीं लेते तो हम देखते हैं कि व्हिप जारी की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि अगर उस व्हिप के आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो भी व्हिप में बोला गया कि ठीक है आपको प्रेजेंट रहना है तो रहना है, आपको वोटिंग करना है हमारे फेवर में तो करना है, अगर आप इसका अपोज करते हैं तो फिर आपकी मेंबरशिप चले जाएगी। ठीक है, राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य उससे अलग हो जाए तो उस दल का विघटन माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अब क्या होता है कि सदस्यता कैसे नहीं रहेगी, वह तो हमने देख लिया 3 प्रकार से, कि या तो वह रेजिग्नेशन दे दे, या फिर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, या फिर कोई सांसद या विधायक अपने दल के विरुद्ध वोटिंग करे, या फिर मतदान करने के लिए उपस्थित नहीं होता। इन तीनों परिस्थितियों में उस पर्टिकुलर सांसद या विधायक की सदस्यता यानी कि मेंबरशिप समाप्त मानी जाएगी। लेकिन कब दल बदल करने पर कब सदस्यता समाप्त नहीं होगी वह देखते हैं हम। राजनीतिक दल के कम से कम 1/3, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मेंबर्स हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी में और उसके 1/3, ठीक है, यानी कि 30 मेंबर्स, 33, ठीक है, आउट ऑफ 100 33 मेंबर्स अगर दूसरा राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेते हैं तो उस दल का विघटन माना जाएगा। जो पर्टिकुलर पार्टी ABC है, मान लिया कि कोई सी पर्टिकुलर पार्टी है ABC, इसके मेंबर्स है 100 टोटल, ठीक है, इसमें से 33 मेंबर्स रेजिग्नेशन या किसी भी प्रकार से उस दल को छोड़ देते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि उनका गणपूर्ति हो गई कि अगर इतने हो जाएंगे तो फिर उनकी पॉलिटिकल
जो मेंबरशिप है वो नहीं जाएगी, साथ ही उस दल का विघटन माना जाएगा जो कि पर्टिकुलर पार्टी ABC है उसका विघटन माना जाएगा। ठीक है, कि अब आपके पास वो बहुमत नहीं रहा और ऐसी स्थिति में इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगा। किसी दल के 2/3 सदस्यों की सहमति से उसका विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी सदस्यता समाप्त नहीं होती। ठीक है, अगर 2/3 मेंबर्स दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं फिर भी उनकी मेंबरशिप बने रहती है और उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। दल बदल पर उठे किसी भी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति का होगा तथा वह निर्णय जुडिशियल रिव्यू से परे होगा, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। और दल बदल पर उठे सवाल या प्रश्न या यानी विवाद, अगर कोई भी विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होता है? स्पीकर का होता है, यानी कि अध्यक्ष का होता है। ठीक है, और उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो यह था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट आगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे देखें। 16,000 अप्रोक्स 17,000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन 200 और 300 आप लोग देखते हैं। प्लीज देखें, वीडियोस में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। CSC की टीम मेहनत कर रही है, प्लीज आप भी देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।